हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग आप सभी ने देखी होंगी, मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज ए हेलिकल स्प्रिंग। एक इस प्रकार की होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल, दिस इज नोन एज ए स्पाइरल। और ये कौन सी होती हैं? हेलिकल स्प्रिंग होते हैं, राइट। अब आप देखो, याद कीजिए, आपने बचपन में कभी खिलौना कार, टॉय कार की बात करते हैं हम, टॉय कार, और एक टॉय कार में कभी आपने चाबी भरी होगी। और चाबी भरने के बाद में जब हम कार को फर्श पे रखते हैं, फ्लोर पे रखते हैं, क्या होता है? वो कार चलने लगती है। जैसे ही हमने चाबी भरी, कार चलने लगी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? अब उस खिलौना कार के अंदर यदि आप देखोगे ना, तो उसके अंदर इस प्रकार की हमें एक स्पाइरल स्प्रिंग मिलती है। हम क्या करते हैं? चाबी भरते हैं, ये जो स्प्रिंग है इसको कंप्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप इसको रखोगे, क्या होता है? आपने जो चाबी भरी थी, तो बेसिकली आपने क्या किया? कुछ ना कुछ वर्क किया है, और वो वर्क किस रूप में स्टोर हो जाता है? इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। हमने चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। इस कारण में क्या आगे, इस कारण से क्या आ जाती है इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से देखो, ये जो हेलिकल स्प्रिंग है, इसका एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने बचपन में टॉय गन की बात करते हैं, एक खिलौना बंदूक जो होती है, उसके अंदर कभी आपने अंदर से देखा होगा, तो उस खिलौना जो गन है, टॉय गन है, उसके अंदर इस प्रकार की एक स्प्रिंग होती है, और इस स्प्रिंग के अंदर आप एक इस प्रकार की बुलेट रखते हो, राइट। और जैसे यहाँ से हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ये बुलेट इसके अंदर अटक जाती है, फंस जाती है, और यहाँ पर क्या होता है? ट्रिगर। जैसे ही आप ट्रिगर को प्रेस करते हो, ये जो बुलेट है निकल के आगे, काफ़ी तेज़ी से आगे निकल के जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ? जब हम इस टॉय गन के अंदर ये बुलेट पुट करते हैं, तो इस बुलेट से क्या कर रहे हैं? हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं, स्प्रिंग एक्सपेंड होती है, गन आगे, ये जो बुलेट है ये आगे निकल के आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भी हमने क्या किया है? स्प्रिंग को कंप्रेस करने में कुछ ना कुछ वर्क किया है, और ये बुलेट जब आगे निकलती है तो वर्क किस रूप में स्टोर होता है? एनर्जी के रूप में। इसका मतलब जब हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग? तो इस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें, तो दोनों केस में हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, एंड दैट वर्क is stored in the form of energy of the spring known as potential energy of a spring. So let us define potential energy of a spring. Definition क्या होगी? Potential energy of a spring is the energy associated with state of compression or expansion of an elastic spring. ठीक है, किसी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, दोनों केस में क्या होता है? हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास में कोई रिजिड स्पोर्ट है, यहाँ से स्प्रिंग को हमने फिक्स कर दिया, और ये स्प्रिंग है, राइट। दिस इज फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। ये मान लेते हैं इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब जैसे ही हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, राइट, दिस इज ओरिजिनल पोजीशन, ये यहाँ तक इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। और अब इस स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस पर यूँ फोर्स लगाया। मान लो कंप्रेस करने के बाद में इसकी जो पोजीशन है वो ये आ जाती है, दिस इज पोजीशन। यहाँ से हमने इसको इतना कंप्रेस कर दिया, कितने डिस्टेंस से? x डिस्टेंस से कंप्रेस किया। तो जैसे ही स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, यहाँ पर एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, एक तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हमने फोर्स लगाया है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स और अप्लाइड फोर्स। ये F क्या है? एक्सटर्नल और अप्लाइड फोर्स। अब जैसे ही हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, आपने देखा होगा किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो और कंप्रेस करके आप छोड़ोगे, क्या होगा? स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। इसका मतलब हमने फोर्स यूँ अप्लाइड किया, और इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट एक फोर्स और लगता है, जो क्या करता है? स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। उस फोर्स का नाम क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। सो व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? द फोर्स विच ट्राइज टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? दिस फोर्स
ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाता है उसको हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, राइट। अप्लाइड फोर्स, देखो हमने फोर्स यूँ लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। दिस इज अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। यदि हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा कैसे करें? स्प्रिंग को यदि हम एक्सपेंड कर देते हैं, देखो ये थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ तक ओरिजिनल पोजीशन थी, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ बाहर की तरफ और इसको हमने क्या कर दिया? एक्सपेंड किया, राइट। तो रीस्टोरिंग फोर्स आप किधर लगेगा? सेंटर की तरफ, या यूँ कह दें कि रीस्टोरिंग फोर्स नाउ विल एक्ट इनवर्ड। अब रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स से हम क्या कर रहे हैं? स्प्रिंग को या तो कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, यदि स्प्रिंग को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। नाउ हम यहाँ से एक चीज़ और क्लियर करते हैं। मान लो हमने इस स्प्रिंग को यहाँ से कंप्रेस किया, कितने डिस्टेंस से? x डिस्टेंस से, या फिर यूँ कह दूँ कि इसको हमने एक्सपेंड किया सेम डिस्टेंस x से। ये ओरिजिनल पोजीशन थी, दिस इज ओरिजिनल पोजीशन। कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया, यहाँ से एक्सपेंड किया, दोनों केस में स्प्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कितना मान रहा हूँ मैं? x। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, स्प्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। वी कैन से दैट स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेच या कंप्रेशन जो आएगा, मतलब स्प्रिंग एक्सपेंड होगी या कंप्रेस होगी, और वी कैन से दैट दिस डिस्टेंस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। वी कैन से रीस्टोरिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स की बात करें, या यूँ कहते हैं कि ये जो कंप्रेशन आया है या एक्सपेंशन आया है, दिस एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन x। जितना अधिक फोर्स लगाओगे उतनी अधिक कंप्रेस होगी, जितना अधिक बार खींचोगे उतनी अधिक क्या होगी? ये एक्सपेंड हो जाएगी। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हमारी 7th यूनिट में। हुक्स ये साइंटिस्ट का नाम है, राइट। और हुक्स ने जो रूल दिया था वो क्या है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे स्मॉल फोर्स के लिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। या यूँ कहते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट होती है। स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, एक लिमिट तक कंप्रेस करोगे, क्या होगा? ये स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। एक लिमिट तक इसको एक्सपेंड करोगे, छोड़ते ही स्प्रिंग वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। उस लिमिट का नाम क्या है? इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक हमारे पास में ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन आएगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और वी कैन से दैट F इज इक्वल टू kx, where this k is constant of proportionality known as spring constant और force constant। यहाँ पर हमने spring यूज कर रखी है इसलिए क्या कहते हैं इसको spring constant। अगर ये और कोई force होता है तो k का नाम क्या होता है? force constant, राइट। और यहाँ पर इस force का नाम क्या है? spring force, और k क्या कहलाएगा? spring constant। Now using this concept we will derive the expression for potential energy of a spring। नाउ अब हम एक्सप्रेशन पे आते हैं। देखो दिस इज ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, हमने फोर्स लगाया F, और इस F फोर्स के कारण से इस स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन आ गया दैट इज इक्वल टू x। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है? ये जो एक्सपेंशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और वी कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और F इज इक्वल टू kx। ये F तो है हमारा अप्लाइड फोर्स। यदि मैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स है इस डायरेक्शन में, राइट। दिस इज अप्लाइड फोर्स। दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं,
सो ऑल्सो वी कैन राइट दिस रिलेशन फॉर रीस्टोरिंग फोर्स। इस रिजल्ट को हम रीस्टोरिंग फोर्स के लिए क्या कह सकते हैं? अगर मान लो मैं ये कह दूं कि सपोज P इज रीस्टोरिंग फोर्स, देन वी कैन राइट दिस एज P इज इक्वल टू माइनस KX। अब हम इस फोर्स को यूज करके या फिर इस फोर्स को यूज करके, दोनों को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द वर्क। मान लो हम ये वाला कंसेप्ट है, इसको यूज करके वर्क निकालते हैं, राइट। स्प्रिंग को देखो, हमने डिस्टेंस x से एक्सपेंड करने के लिए कितना फोर्स लगाया? F, राइट। नाउ इसके बाद में इफ द स्प्रिंग इज अगेन एक्सपेंडेड बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, मान लेते हैं कि लेट द स्प्रिंग इज expanded by small distance dx, then in that case small work done dw, we can write small work dw is equal to work is product of force and displacement, applied force in this direction। हम इसको देखो, स्प्रिंग में एक्सपेंशन भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, फोर्स भी हमने इसी डायरेक्शन में लगाया है। देन वर्क क्या होगा? F dx cos 0, force and displacement are in same direction, so we can say that dw is equal to f dx, or we can say that dw is equal to f dx, but f is equal to kx, so क्या है हमारे पास में? kx dx। जो हमारे पास में फाइनली जो रिजल्ट आया that is equal to we can say that dw is equal to kx dx। now if we calculate total work के लिए क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dw is w is equal to k is constant, और यहाँ पर इस कांस्टेंट का नाम क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो k कांस्टेंट बाहर ले लिया, हमारे पास में क्या बचा? kx dx, and we know that integration of x dx is x square by 2, so work is equal to क्या आएगा? half kx square। this work is stored in the form of potential energy of the spring, so potential energy of the spring क्या आ जाएगा? half kx square। ये हमारे पास में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला आ गया, राइट। अब देखो सेम फार्मूला हम यदि इस कंसेप्ट को यूज करके निकालते, मतलब कुछ राइटर इन मैनी बुक्स वी विल फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो देखो ये वाला फोर्स है, इसके द्वारा यदि हम वर्क निकालते, इस फोर्स के द्वारा वर्क निकालते, तो वर्क क्या आता? वर्क वी कैन से दैट वर्क dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है हमारा p, डिस्प्लेसमेंट dx से, स्मॉल वर्क डन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब देखो जो रीस्टोरिंग फोर्स ये लगता है इधर, राइट। यदि स्प्रिंग को हम इधर एक्सपेंड कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इसका मतलब P और dx दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 180। तो स्मॉल वर्क क्या होता है? P dx cos 180, और वी कैन से दैट dw इज इक्वल टू माइनस p dx, एंड बट p इज इक्वल टू किसके बराबर है? माइनस kx के बराबर। देन dw इज इक्वल टू p की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस kx, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, अगेन क्या बढ़ेगा? kx dx। सेम आ गया, dw इज इक्वल टू kx dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट हमारा वापस क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। सो ये वाला फोर्स यूज करके निकाल सकते हो, ये वाला फोर्स यूज करके वर्क निकाल सकते हैं, राइट। दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है। ये वाला फोर्स यूज करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये वाला फोर्स यूज करेंगे तो हम यहाँ से शुरू कर देंगे, राइट। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव मेथड। इनके अलावा भी हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, another method for potential energy of a spring. We know that in case of a spring force is directly proportional to displacement, और यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। अब यदि हम इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, देन वी नो दैट
अप टू इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, उसके बाद में रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता है। अगर मैं ये कह दूं कि हमने ये लगाया फोर्स एंड दिस इज इलास्टिक लिमिट x, देखो x क्या है डिस्प्लेसमेंट, जिससे स्प्रिंग को हमने कंप्रेस या एक्सपेंड किया है, F अप्लाइड फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ क्या आएगा, यहाँ तक मान लो ये इलास्टिक लिमिट है, देन दिस इज द ग्राफ between force and displacement, right? Now we know that area under force displacement, area under force displacement ग्राफ किसके बराबर होता है, that is equal to work done, and we know that this work will be stored in the form of potential energy. So we can find potential energy of the spring by calculating एरिया अंडर दिस ग्राफ। ये वाला जो हमारा ग्राफ है इसके अंडर ये वाला एरिया है, अगर हम ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट, दिस इज, ये था हमारा फोर्स और इधर क्या था डिस्प्लेसमेंट, अगर इसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास में ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ मैं OAB। सो वी कैन से दैट वर्क डन एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग is equal to area of triangle OAB and it is equal to area of triangle निकालोगे that is equal to base into height, 1 by 2 into base is equal to x and into height is f, और we can say that 1 by 2 into x, और f किसके बराबर है, f यहाँ से निकाल लेंगे तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, अगेन f इज इक्वल टू के एक्स, f की जगह क्या पुट करोगे के एक्स, सो x इंटू के एक्स क्या हो गया के एक्स स्क्वेयर अपॉन में क्या है 2, अगेन फार्मूला क्या आया हाफ के एक्स स्क्वेयर। सो हमारे पास में अल्टरनेटिव मेथड आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। अब हम बात करते हैं फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। हमने अब ये प्रूव किया है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और F इज इक्वल टू के एक्स, वेयर दिस k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग के केस में इसको क्या बोलेंगे हम, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, और वी कैन से दैट दिस फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू F बाई x। इफ x इज इक्वल टू 1, यदि x की वैल्यू 1 हो तो k किसके बराबर आएगा, f के बराबर। देन व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ये हमारे पास में स्प्रिंग थी, राइट, इस स्प्रिंग में x की वैल्यू 1 कर दें, मतलब इस स्प्रिंग को हम यूनिट डिस्टेंस से या तो कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें। इसको यूनिट डिस्टेंस से कंप्रेस या एक्सपेंड करने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए ना, उस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट। यदि x 1 हो तो f किसके बराबर आ गया, k के बराबर। सो फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग, राइट। अब यदि इस k की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, हम कहते हैं कि स्प्रिंग उतनी स्टीफर है, उतनी ही मजबूत है। k की वैल्यू जितनी कम होगी वी से दैट स्प्रिंग इज सॉफ्ट, k की वैल्यू कम होगी स्प्रिंग सॉफ्ट होती है, k की वैल्यू ज़्यादा होगी स्प्रिंग मजबूत या कहते हैं कि स्टीफर स्प्रिंग होती है, ठीक है। यहाँ से हम बात करें व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ k, k की यूनिट क्या होंगी, k इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट दैट इज न्यूटन पर मीटर। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। थैंक्स।